Hello everyone, my name is Neha Singh and welcome to Unacademy Law. आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं सिंस क्लैट 2021 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. So let me just give you a few tips and tricks on how to solve passage based legal reasoning questions. All right, but before we dive into that, a little bit about me. Like I said, my name is Neha Singh and I'm your educator for CLAT and other law entrance examinations. मैंने अपना LLM किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से इन द ईयर 2020. मैंने अपना BLLB किया है UPS देहरादून से इन द ईयर 2019. I was awarded with the Harding International Legal Scholarship for my LLM in UK. I'm a registered advocate with the Bar Council of India. मेरे पास teaching और mentoring experience है for about 4 years and I'm also a writer, editor and blogger. गाइज अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आई हाईली रेकमेंड कि ले लो, बिकॉज अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने से आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको वैसे अगर आप अनअकैडमी ऐप यूज कर रहे हो तो आप उनको एक्सेस नहीं कर पाते, जैसे कि लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस एनी टाइम एनीवेयर, यू गेट one-on-one डाउट क्लियरिंग सेशंस विथ योर एजुकेटर, यू गेट एक्सेस टू द PDFs दैट आर यूज्ड एंड दोज आर फॉर यू टू कीप. उसके अलावा obviously you get the opportunity to learn from the best of educators and NLU alumni. You get access to national mock tests and sectional tests. You get access to unlimited quizzes. You can also launch your own quiz. So more about this later. You get access to some weekly events जैसे कि Know Your Exam, Top Strategies, NLU Experiences by Faculty. उसके अलावा जो क्लैट 2022 के एस्पिरेंट्स हैं गाइस, उनके लिए हम लॉ फॉर ऑल 2.0 कोर्स लेके आ रहे हैं. इट्स अ 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव बैच. ये शुरू हो रहा है 21 जुलाई से. ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. इसमें आपको मिलते हैं 300 प्लस आवर्स ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, 50 प्लस एडिशनल मॉक टेस्ट, वीकली सेक्शनल टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स और जीके का कंपेंडियम. इसमें आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस आयुषी राजपूत, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस कृति भटनागर, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस पूजा, लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे मिस कृति सिंह और जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ाएंगे मिस्टर केशव मलपानी. जो क्लैट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं गाइस, हम उनके लिए अबव द बार नाम का बैच लेके आ रहे हैं. इट्स अ बिगिनर्स बैच. 23 जुलाई से ये शुरू हो रहा है. 2 साल का बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. इसमें भी आपको मिलेंगे 300 प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, 50 प्लस एडिशनल मॉक टेस्ट, वीकली सेक्शनल टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स एंड जीके का कंपेंडियम. इसमें आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस्टर कुशाल सिंह, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर राघवेंद्र, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस नीतू कमल, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर श्याम सराफ, जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस्टर हरमिंदर सिंह और स्ट्रैटेजी डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे मिस्टर राघवेंद्र. गाइस अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी प्लस का तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, और अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है. सो दीज आर सम एक्सक्लूसिव ऑफर्स दैट अनअकैडमी हैज कम अप फॉर यू. जैसे अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इट अदरवाइज कॉस्ट यू 28,000 रुपीज, और 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इट कॉस्ट यू 19,250 रुपीज एंड द प्राइसेस गो फ्रॉम देयर. बट गाइज अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, लॉयर अप मेरा कोड है, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है. मेरा कोड है लॉयर अप. इस कोड को आप सिर्फ अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं, बल्कि अनअकैडमी ऐप पे जो कुछ फ्री सेशंस, फ्री लाइव सेशंस अवेलेबल हैं, कुछ क्विजेस, कुछ मॉक टेस्ट जो फ्रीली अवेलेबल हैं, उनको अगर आप अनलॉक करना चाहते हो उसके लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो. लॉयर अप मेरा कोड है. मेरा कोड लॉयर अप इसलिए है बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेज सूट अप. सूट अप का मतलब होता है टू गेट रेडी. सो व्हेन आई से लॉयर अप, आई वांट यू गाइस टू गेट रेडी टू बिकम लॉयर्स. गाइस हम बग्स बाउंटी नाम का एक फीचर लेके आए हैं जहां पे सारे लर्नर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी भी वीडियो में किसी भी तरह का इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है तो वो उनको रिपोर्ट कर सकते हैं. And if you are the first one to report a particular issue, you can claim your prize that Unacademy has for you. ठीक है, लाइक आई सेड, लाइव क्विज फीचर जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. सो अनअकैडमी ऐप हैज कम अप विद दिस लाइव क्विज फीचर फॉर यू गाइज, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो 3 इजी स्टेप्स में. यू गो ऑन योर अनअकैडमी ऐप, फिर आप जाओ सेल्फ स्टडी ऑप्शन पे, उसके बाद आप जाओ टेस्ट ऑप्शन पे. वहां पे आपको लाइव क्विज का ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, वहां पे या तो आप खुद से एक क्विज होस्ट भी कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हो ज्वाइन करने के लिए, एंड देन यू गाइस कैन हैव अ क्विज सेशन टुगेदर. या फिर यू कैन आल्सो जॉइन अ लाइव क्विज दैट योर एजुकेटर हैज शेड्यूल्ड फॉर यू. सो दिस इज अ न्यू फीचर दैट वी हैव कम अप विथ. उसके अलावा हर संडे को गाइस सुबह के 10 बजे चैंपियनशिप मॉक फॉर क्लैट 2021 का एग्जाम होता है. इसमें अगर आप रैंक 1 स्कोर करते हो तो आपको 75% की स्कॉलरशिप मिलती है, और अगर आप रैंक 2 से 5 के बीच में स्कोर करते हो तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा के क्लैट के अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे.
ठीक है। उसके अलावा हम आपके लिए वीकली T20 टेस्ट, ये भी एक क्विक 20 मिनट्स रिविजन टेस्ट है आपके एवरीडे प्रैक्टिस के लिए, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। सो देयर आर 20 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। मंडे को इंग्लिश का टेस्ट होता है, ट्यूसडे को क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का टेस्ट होता है, वेंसडे को लॉजिकल रीजनिंग का, थर्सडे को लीगल एप्टीट्यूड का, फ्राइडे को करंट अफेयर्स एंड जीके का, एंड दिस इज ओपन फॉर एवरीबडी। उसके अलावा हर फ्राइडे शाम में 4 से 5 बजे अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इट्स अ टेस्ट फॉर 60 मिनट्स, 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स। ऑलराइट। और उसके अलावा प्लीज हमारा जो यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी लॉ, उसको प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करके हमें बताओ कि हाउ यू लाइक आवर वीडियोस। गिव अस योर फीडबैक एंड वी विल डेफिनेटली इंक्लूड योर फीडबैक इनटू आवर नेक्स्ट videos. Also like and share our videos guys so that we get to know कि आपको हमारा content अच्छा लगता है, useful लगता है, and it motivates us to do more for you. Alright? So आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें क्लैट में। राइट, एज वी ऑल नो लास्ट ईयर से जो पैटर्न है वो बिल्कुल पैसेज बेस्ड पैटर्न हो गया है। सो हम कैसे सॉल्व करें उन क्वेश्चंस को लीगल रीजनिंग के एस्पेक्ट में स्पेशली। ठीक है, but before we move into legal reasoning questions का aspect, some general suggestions on my side कि जब आप क्लैट का एग्जाम लिख रहे हो ना guys, so mark the answers that you're sure about. Obviously this goes without saying, you just mark the answers that you're sure about. और हमेशा जो है ना, कभी भी अगर आप अनश्योर हो किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो उसमें तुक्का लगाने से पहले ना नेगेटिव मार्किंग का डेफिनेटली ध्यान रखना। ठीक है, तो आप कैसे नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखोगे, उसके लिए आपको हमेशा अवेयर रहने की जरूरत है कि आपने अभी तक कितने आंसर्स करेक्टली मार्क किए हैं। ठीक है, क्योंकि जो आंसर्स जिसके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में आप अवेयर रहो एंड देन सी कि आपने कितने आंसर्स करेक्टली मार्क किए हैं, एंड देन टेक योर टाइम एंड एनालाइज कि आप वो तुक्का लगा सकते हो या नहीं। ठीक है, और वो तुक्का आप तभी लगाओ गाइज अगर मान के चलो आप किसी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शंस में से आप किसी 2 को लेकर के कंफ्यूज हो। ठीक है, सो सपोज अगर आप लाइक 50 to 70% डाउटफुल हो किसी क्वेश्चन को लेकर के और आपने पहले का असेसमेंट आपने देख लिया है कि अच्छा मैंने इतने सारे क्वेश्चन सही मार्क कर रखे हैं, सो आई कैन टेक दैट चांस। तो तभी जो है आप वो चांस लो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको वो आंसर बिल्कुल नहीं आता तो बिल्कुल मत सोचो उसके बारे में, प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गाइज हम जब टेस्ट दे रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब होता है, 0.25। राइट, हमें पता है कि चलो 1 नंबर है सही आंसर का और 0.25 है नेगेटिव मार्किंग। राइट, बट इफ यू सॉर्ट ऑफ थिंक अबाउट इट, एक्चुअली आप 0.25 मार्क्स नहीं लूज कर रहे होते हो, आप एक्चुअली 1.25 मार्क्स लूज कर रहे होते हो। ठीक है, व्हाई डू आई से दैट, बिकॉज सपोज कोई अगर 5 क्वेश्चंस हैं, सपोज कि कोई टेस्ट है जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें आप 4 क्वेश्चंस को लेके बिल्कुल श्योर हो, तो 4 मार्क्स आपने कर लिए स्कोर। ठीक है, उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है उसको लेकर के आप अनश्योर हो और वो अगर गलत हो गया तो आपको पता है कि आपका 0.25 चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ रिस्क ये है कि अगर ये 5वां क्वेश्चन आप सही कर देते हो तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। राइट, लेकिन अगर ये 5वां क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, 4 जो आपको पहले आ रहे थे वो हो जाएगा आपका 3.75। राइट, क्योंकि 0.25 डिडक्ट हो गया, तो सही होने पे जो आपका 5 नंबर हो जाता वो गलत होने पे 3.75 हो गया। राइट, सो इफ यू सी कि सिर्फ 0.25 का डिडक्शन ही है, यू आर एक्चुअली हर एक गलत आंसर के साथ, हर एक गलत अटेम्प्ट के साथ आप 1.25 मार्क्स लूज कर रहे हो। ठीक है, इसलिए मैं बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ इस बात पे कि तुक्का आप तभी लगाओ जब आपने पहले तो एनालाइज कर रखा है कि अच्छा आई हैव डन इतना आंसर्स करेक्टली एंड आई कैन अफोर्ड टू डू लाइक एक क्वेश्चन कोई गलत, तभी आप उस क्वेश्चन को लेके तुक्का मारो। और तभी मारो अगेन अगर आप लाइक 50 to 70% श्योर हो कि अच्छा यही 2 ऑप्शंस में से कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं हो तो बिल्कुल मत सोचो उसके बारे में एंड प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ये कुछ जनरल सजेशंस थे मेरी तरफ से आपके क्लैट के क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करो उसके बारे में। मूविंग ऑन, अगर हम सिर्फ लीगल रीजनिंग की बात करें तो क्लैट 2020 से सिंस पैटर्न चेंज हो गया है, लास्ट ईयर कुछ 8 पैसेजेस जो है वो पूछे गए थे विच वर अबाउट 450 वर्ड्स ईच। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ऑब्वियसली आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको 450 वर्ड्स पढ़ने हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और रीडिंग स्पीड सिर्फ जो स्पीड है वो मैटर नहीं करता, व्हाट ऑल्सो मैटर्स इज कि आप
समझ भी रहे हो, राइट? आप जो भी पढ़ रहे हो उसको समझ भी रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, मे बी एग्जाम के प्रेशर की वजह से या जो भी, आप ना कोई एक पैसेज अगर पढ़ रहे हो तो क्या होता है कि आप एक ही लाइन को यू आर रीडिंग इट लाइक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है? तो अगर आप तेजी से पढ़ भी रहे हो ना तो भी आपको ये लगता है कि अरे मेरी समझ नहीं आ रहा है, तभी आप उसको दोबारा पढ़ रहे हो, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, फिर आप तीसरी बार पढ़ रहे हो। सो गाइज, अगर ऐसा हो रहा है कि कोई पैसेज अगर आप बार बार पढ़ने पर भी अगर आपको लग रहा है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, इट हैपेंस विद द बेस्ट ऑफ अस। ये बहुत नॉर्मल चीजें जो होती है, तो इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, ठीक है? आगे के पैसेजेस आप कर लो एंड देन यू कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पैसेज जो आपको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है? अभी नेक्स्ट स्लाइड से लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि आपको जो लीगल रीजनिंग का के पैसेजेस हैं उनको आपको कैसे अप्रोच करना है और कैसे उसका आंसर्स देना है, ठीक है? सो नेक्स्ट पैसेज जो है, ये मैंने लास्ट ईयर के 2020 पेपर से लिया है, ठीक है? सो ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर क्लैट के 2020 के पेपर से लिया हुआ है। ये पैसेज है अबाउट कॉमन इंटेंशन, ठीक है? ये पैसेज है अबाउट कॉमन इंटेंशन, ठीक है? सो लेट्स जस्ट लुक एंड सी कि ये पैसेज क्या कहता है। सो कॉमन इंटेंशन implies a pre-arranged plan and acting in concert pursuant to the plan. सो ये पहला लाइन जो है वो बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि कॉमन इंटेंशन क्या है, राइट? एक प्री अरेंज प्लान और एक तो प्लान को प्री अरेंज करना और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करना, राइट? Common intention comes into being prior to the commission of the act, which need not be a long gap. अब ये देखो, which need not be a long gap, right? अब क्या है कि ये कह रहा है कि इंटेंशन जो है एक्ट के पहले तो होना चाहिए, लेकिन बहुत पहले होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या कहता है? टू ब्रिंग कॉमन इंटेंशन इनटू इफेक्ट अ प्री कॉन्सर्ट इज नॉट नेसेसरीली बी प्रूव्ड, बट इट मे वेल डेवलप ऑन द स्पॉट एज बिटवीन अ नंबर ऑफ पर्सन्स and could be inferred from facts and circumstances of each case. ये नेक्स्ट लाइन जो है ये कह रहा है कि कॉमन इंटेंशन को इफेक्ट देने के लिए प्री कॉन्सर्ट जो है वो प्रूव करना जरूरी नहीं है, यानी यहां जो कह रहा है विच नीड नॉट बी अ लॉन्ग गैप, ठीक है? कि जो इंटेंशन फॉर्म हुआ और जो एक्ट कमिट हुआ उसके बीच में कुछ बहुत ज्यादा गैप होने की जरूरत नहीं है, इवन इफ ऑन द स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया है, राइट? कॉमन इंटेंशन क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स। सो इवन इफ ऑन द स्पॉट वो कॉमन इंटेंशन डेवलप हो गया है बिटवीन अ नंबर ऑफ पर्सन्स, तो वो भी कॉमन इंटेंशन के अंदर आएगा और इसको इन्फर किया जाता है फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। फॉर एग्जाम्पल, A and B caught hold of C, where B only stabbed C with her knife, but A is also liable for murder as there was a pre-concerted action. A and B दोनों ने C को पकड़ा, ठीक है? जहां सिर्फ B ने स्टैप किया सी को, लेकिन ए भी जो है वो लायबल होगा मर्डर के लिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो है इनके बीच वो मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गई थी और ये जो एक्ट हुआ है सी को मर्डर करने का, ये एक्चुअली एक प्री कॉन्सर्टेड एक्शन माना जाएगा, ठीक है? इसी के बारे में एक केस है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया था कि प्रायर कॉन्सर्ट नीड नॉट बी समथिंग ऑलवेज वेरी मच प्रायर टू द इंसिडेंट। तो आप ये देखो इस पैसेज में बार बार किस चीज पे फोकस किया जा रहा है? इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होता तो है कॉमन इंटेंशन, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा गैप होना जरूरी नहीं है, बहुत पहले मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी नहीं है, राइट? हम जितना भी इस पैसेज को पढ़ रहे हैं वो इसी चीज पे फोकस कर रहा है, राइट? सो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था कि प्रायर कॉन्सर्ट नीड नॉट बी समथिंग वेरी मच प्रायर टू द इंसिडेंट, but could well be something that may develop on the spot on the spur of the moment, राइट? तो ये बार बार यही चीज जो है इस पूरे पैराग्राफ में, यहां सिर्फ इन्होंने कॉमन इंटेंशन को डिफाइन किया और बाकी पूरे पैराग्राफ में बेसिकली इन्होंने ये पॉइंट स्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि कॉमन इंटेंशन के केस में बहुत पहले मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी नहीं है, इवन इफ ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ऑन द स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाता है एक्ट के कमीशन के ठीक पहले, तो वो भी कॉमन इंटेंशन के अंदर आएगा, ठीक है? सो इस तरह से आप ना एनालाइज करो कि पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, सॉर्ट ऑफ खुद से ना मतलब निकालने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा कि ये पहला लाइन जो है वो सिर्फ डिफाइन कर रहा था और बाकी ये पूरा पैराग्राफ जो है वो बेसिकली ये बता रहा है कि प्री कॉन्सर्ट के केस में या प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स के केस में बहुत पहले मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी नहीं है, ऑन द स्पॉट भी वो हो सकता है, राइट? तो इस तरह से
जो है पैराग्राफ को एनालाइज करने की कोशिश करो। कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ रही हैं उनको आप अंडरलाइन करते रहो, जैसे मैं यहाँ पे करते जा रही हूँ। मुझे जो भी लग रहा है कि दिस इज समथिंग, जब मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगी तो दीज आर समथिंग्स जिसपे मेरी नजर पड़नी चाहिए, क्योंकि ये देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये पैराग्राफ जो है वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाह रहा है। ठीक है, तो आप साथ साथ में उसको अंडरलाइन करते रहो या कुछ ऐसे नोट्स साथ साथ में बनाते रहो, ताकि आप जब दोबारा क्वेश्चंस के बाद पैराग्राफ पे आओ तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना हो, आपको पता हो कि कहाँ से हमें आंसर पता करना है। ठीक है, उसके बाद ये पैराग्राफ आगे जो है वो बात करता है कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन की। ठीक है, ये कहता है कि कॉमन इंटेंशन डज नॉट मीन सिमिलर इंटेंशन ऑफ सेवरल पर्संस। सीधे पहला जो सेंटेंस है बस ये कह रहा है कि कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन नहीं होता। तो क्या होता है वो आगे देखते हैं। To constitute common intention, it is necessary that the intention of each one of them be known to the rest of them and shared by them. Common intention होने के लिए क्या necessary है कि जो intention है it should be known to the rest of them and shared by them. ये जरूरी है common intention के केस में। ठीक है, फिर आगे जो है ये कहता है कि देयर वाज दिस केस ऑफ दुखमोचन पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉमन इंटेंशन विच डेवलप्ड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर इंटेंशन एक्चुएटेड अ नंबर ऑफ पर्संस एट द सेम टाइम. The distinction between a common intention and similar intention may be fine, but is nonetheless a real one, and if overlooked may lead to miscarriage of justice. ठीक है, तो यहाँ जो है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को इस तरह से डिफरेंशिएट किया गया है कि कॉमन इंटेंशन के केस में क्या होता है कि जो इंटेंशन है इट मस्ट बी नोन टू ऑल ऑफ देम एंड शेयर्ड बाय देम, और सिमिलर इंटेंशन के बारे में क्या कह रहा है कि इंटेंशन जो है वो हुआ है, ठीक है, इंटेंशन जो है वो आया है सेम सब लोगों के दिमाग में एट द सेम टाइम, लेकिन डिफरेंस यहाँ ये होता है कि इट इज नॉट नोन टू ऑल ऑफ देम एंड इट इज नॉट शेयर्ड बाय ऑल ऑफ देम. सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स कॉमन इंटेंशन विद सिमिलर इंटेंशन. और यहाँ जो है इस जजमेंट में कोर्ट ने बोला है कि ये डिस्टिंक्शन बहुत फाइन है, बट इसको डिस्टिंग्विश करना फिर भी जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ओवरलुक कर देते हैं तो इट मे लीड टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. ठीक है, सो द mere presence of accused together is not sufficient to hold that they shared the common intention to commit the offense in question. It is necessary that the intention of each one of several persons be known to each other for constituting common intention. फिर यहाँ पे भी पूरे इस पैराग्राफ में कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है, ये बोल के कि जैसे ये लास्ट का भी जो पैराग्राफ है ये बोलता है कि सिर्फ अक्यूज का वहां प्रेजेंट रहना इज नॉट सफिशिएंट टू शो कि वो शेयर्ड इंटेंशन, शेयर्ड कॉमन इंटेंशन था. राइट, ये इट इज नेसेसरी दैट द इंटेंशन ऑफ ईच ऑफ सेवरल पर्संस बी नोन टू ईच अदर फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉमन इंटेंशन. सिर्फ अक्यूज का वहां प्रेजेंट रहना ये नहीं बताएगा कि उनके बीच कॉमन इंटेंशन था. What is important for common intention is that सबको वो इंटेंशन नोन होना चाहिए और वो सब उस इंटेंशन को शेयर कर रहे हो. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड शेयर्ड इंटेंशन. सो ये पूरा जो पैसेज है ये बेसिकली शुरू होता है कॉमन इंटेंशन से, फिर बताता है कि कब कॉमन इंटेंशन हो सकता है, एज इन कोई लंबा गैप होने की जरूरत नहीं है, कोई छोटा सा लाइक एक्ट के ठीक पहले भी अगर लोगों के बीच मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गई है तो वो कॉमन इंटेंशन में काउंट करेगा. और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो बताता है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंसेस क्या है. सो दिस इज हाउ यू एनालाइज अ पैसेज गाइस. ठीक है, आप उसको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसको बस देखते जाओ कि ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है, और जो भी ये कहना चाह रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं, जैसे कॉमन इंटेंशन के बाद इट शुड बी नोन टू द रेस्ट ऑफ देम, शेयर्ड बाय देम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे नजर आ रही थी तो मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया, सो दैट व्हेन आई गो टू द क्वेश्चंस और मुझे अगर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिखाई देते हैं तो मुझे वापस से ये पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. राइट, So coming to the questions now. अब questions कहते हैं कि a gang of 6 members went to a bank armed with weapons to commit a heist. ठीक है, while 5 of the gang members went inside the bank, Mr. A waited outside the bank to alert them on any threat. During the heist, one of the gang members fired a gun at the branch manager, as a result of which the branch manager died. सारे 5 जो हैं वो भाग गए, लेकिन Mr. A जो था he was caught and arrested. Now choose the most appropriate option as per the principle stated in the above passage. क्या क्या options है हमारे पास?
Mr. A is not liable for murder as he was outside the bank and there was no common intention. Mr. A, along with all other members of the gang, are liable for murder as there was common intention. Only that person is liable for murder who actually fired the gun. Mr. A is liable only for the heist and no other offense. तो guys, अगर हम वापस से पैसेज पे जाएं तो पैसेज क्या कहता है कि कॉमन इंटेंशन जो है वो होना चाहिए विच इज नोन एंड शेयर्ड बाय ऑल ऑफ देम. तो अगर ये जो 6 लोग हैं ये बैंक में घुस रहे हैं वेपन से आर्म्ड होके हाइस्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन आर्म्ड विद वेपन्स अगर वो घुस रहे हैं उस बैंक में, तो इसका मतलब है कि इन सब के बीच ये शेयर्ड इंटेंशन है या कॉमन इंटेंशन है कि इफ नेसेसरी दे आर गोइंग टू यूज दोज वेपन्स, राइट. सो यहाँ पे मिस्टर ए, इवन इफ वो बाहर खड़ा था, वो बस बाहर खड़ा था, उसने वो मर्डर नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये माना जाएगा कि मिस्टर ए जो है ही शेयर्ड दैट कॉमन इंटेंशन विद द अदर 5. ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी होगा, यानी मिस्टर ए अलॉन्ग विद ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द गैंग आर लायबल फॉर मर्डर एज देयर वाज कॉमन इंटेंशन. क्लियरली देयर वाज कॉमन इंटेंशन, इसलिए मिस्टर ए जो है ही विल बी लायबल फॉर मर्डर. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, रमन एंड राघव वर राइडिंग ऑन अ मोटरसाइकिल ऑन अ बिजी स्ट्रीट. सडनली अमन bumped into their bike. A heated argument started between the three of them. While Raghav started abusing Aman, Raman hit Aman with an iron rod lying on the road, and as a consequence he died. अब यहाँ बताओ, both Raman and Raghav are liable for murder as there was a common intention developed on the spot. Raghav is not liable for murder as there was no common intention to kill Aman. No one is liable as Aman was a wrongdoer himself and he started the fight. Only Raghav is liable for murder as he started abusing Aman. तो guys, यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि यहाँ आप देख रहे हो, चलो ठीक है, इन सबके भी झगड़ा वगड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बातें हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, राइट. यहाँ रमन जो है वो आयरन रॉड से उठा के इस अमन को मार देगा, ठीक है, ये इन दोनों के बीच कोई कॉमन इंटेंशन था नहीं, ऐसे कोई ऑन द स्पॉट भी ऐसे कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ था, राइट. सो इसका आंसर होगा बी, यानी राघव जो है, राघव इज नॉट लायबल फॉर मर्डर एज देयर वाज नो कॉमन इंटेंशन टू किल अमन, राइट. ऑन द स्पॉट भी इनके बीच कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुई है, इसीलिए राघव जो है वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द पैसेज विच इज ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not correct in relation to the difference between common and similar intention, right. हमारे पैसेज का जो सेकंड पार्ट हमने देखा, जो डिफरेंस बताता है कॉमन और सिमिलर इंटेंशन के बारे में, उसके बेसिस पे देखते हैं. Similar intention is developed prior to the commission of offense, but the common intention is developed only at the time of commission of offense. ये तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिमिलर इंटेंशन जो है वो कमीशन के बहुत पहले हुआ हो और कॉमन इंटेंशन जो है वो एट द टाइम हुआ हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. कॉमन इंटेंशन भी पहले भी हो सकता है या एक्ट के ठीक पहले भी हो सकता है. सो ये मुझे सही नहीं लग रहा, बट ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अंडर कॉमन इंटेंशन ईच ऑफ द ऑफेंडर इज इक्वली लायबल for the offense, but under similar intention each of the offender is differently liable. ये तो सही है. In order to determine the existence of similar or common intention, one must analyze the facts and circumstances of each case. ये तो हमने पैसेज में ही देखा. The boundary between similar and common intention is very fine and it may sometime overlap. ये भी हमने पैसेज में देखा है, ठीक है. तो ये क्या पूछ रहा है, which of the following is not correct. Again क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है. So upon reading the 4 answers हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सही लग रहा है, ये सही है, ये सही है. तो सही कौन नहीं है, ए, ठीक है. तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है. उसके बाद मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर्ड इनटू अ हाउस एट नाइट टू कमिट थेफ्ट, ठीक है. एक्स और वाई जो है वो घर में किसी के घुसे थेफ्ट कमिट करने के लिए. While committing theft, Mr. Y committed sexual assault on a minor girl of age 11 years. Identify for which of the following Mr. X is liable. Both theft and sexual assault as there was a common intention. Only theft as there was a similar intention. Only theft as Mr. X had a different intention from Y. He would not be liable for any offense. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच कॉमन इंटेंशन सिर्फ थेफ्ट कमिट करने का था. वो रॉबरी के केस में हमने क्या देखा कि क्योंकि वो लोग सब जो है वेपन्स के साथ आर्म्ड होके गए थे हाइस्ट कमिट करने के लिए. सो कॉमन इंटेंशन प्रूव हो सकता था कि दे ऑल आर एक्चुअली इंटेंडिंग कि इफ थिंग्स गो रॉन्ग दे आर गोइंग टू यूज दोज वेपन्स, राइट. बट यहाँ जो है इनका इंटेंशन था सिर्फ थेफ्ट कमिट करने का, और मिस्टर वाई ने क्या किया कि सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया एक 11 साल की बच्ची के साथ. तो यहाँ मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी सिर्फ थेफ्ट की है, इस असॉल्ट की लाइबिलिटी मिस्टर एक्स की नहीं है. तो इसका आंसर होगा सी, ओनली थेफ्ट एज मिस्टर एक्स हैड अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम वाई.
ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिलेशन टू द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है, ये नॉट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, let's see what the statements are. The intention of the accused and co-accused can be inferred from the facts and circumstances of each case. Right, ये तो सही लग रहा है. Under common intention, it is considered that all the accused have jointly committed the offense themselves and are jointly liable. ये भी सही है common intention के बारे में. Each accused is liable for the offense he has actually committed if the common intention cannot be proved. अगर common intention prove नहीं किया जा सकता है तो accused जो है सिर्फ उसी offense के लिए liable होंगे जो उन्होंने actually किया है. ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा D, all of the above. ठीक है. So हमने जो देखा अभी लास्ट पैसेज, उससे हमें क्या समझ में आया कि हमें पैसेज से प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करना है, राइट। पैसेज से जो भी प्रिंसिपल्स, जैसे कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बारे में जो भी वो पैसेज कह रहा था, जो भी लीगल प्रिंसिपल्स वो पैसेज दिखाना चाह रहा था, वो हमें आइडेंटिफाई करना है उस पैसेज से। फिर आप क्या करो, उनको अंडरलाइन करो और अगर पॉसिबल हो तो उनको एक सब हेडिंग दे दो, ठीक है। उनको एक सब हेडिंग दे दो और अंडरलाइन तो जरूर करो सो दैट आप टाइम सेव कर सको जब आप क्वेश्चंस के पास जाते हो। और अंडरलाइन करने से या सब हेडिंग देने से क्या होता है ना कि आपको वो चीजें समझ में भी आती रहती हैं साथ में, ठीक है। सो एनी विच वे इट सेव्स यू टाइम, सो इट विल सेव यू टाइम जब आप क्वेश्चन के ऊपर जाओगे। और सारे जो पैसेज, पूरा जो पैसेज है उसको प्लीज बहुत केयरफुली पढ़ना, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ कहीं कभी क्या होता है कि चेंजेस कर दिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर, मैं एक कभी कोई पैसेज पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा था कि उस पैसेज में ये लिखा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देता है फॉर चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। उस पैसेज में ये लिखा था, लेकिन हमारी नॉलेज क्या है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होता है ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट। सो हम तो 6 से 14 साल जानते हैं, तो हम उस हिसाब से अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 13 साल के बच्चे को होगा या नहीं होगा, तो हम तो उसको हाँ करके आ जाएंगे। लेकिन पैसेज क्या कह रहा है, अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पैसेज को बहुत केयरफुली पढ़ो, क्योंकि माइन्यूट कुछ कुछ चेंजेस होते हैं यहाँ वहां जिससे आंसर पूरा का पूरा बदल जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, पैसेजेस को क्लियरली एकदम बहुत केयरफुली पढ़ो और जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे उनको अंडरलाइन करते जाओ। आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ रही है, लाइक एक रीडिंग से एक जिस्ट समझ में आ जाता है कि ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। एंड देन वो कहना क्या चाह रहा है जब ये समझ में आ जाए, तो फिर देखो कि जो भी वो कहना चाह रहा है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिससे वो चीज कन्वे हो रही है जो वो कहना चाह रहा है, राइट। और वो उन चीजों को फटाक फटाक जो है अंडरलाइन कर दो, या फिर अगर पॉसिबल हो तो एक सब हेडिंग दे दो। जैसे मैंने कहा था कि ये जो है डिफाइन करता है, फिर ये जो दूसरा पैसेज है सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन के बीच में डिफरेंस दे रहा है। सो उस तरह से कुछ सब हेडिंग दे दो, उससे आपका टाइम सेव होगा व्हेन यू गो टू द क्वेश्चंस, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट सजेशंस जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप लीगल रीजनिंग के पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर नहीं लिखा है पैसेज में, तो आप अपने अजम्पशंस मत बनाना, ठीक है। आप डोंट मेक योर ओन अजम्पशंस विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद या फिर जो पैसेज में नहीं दिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप एग्जाम के टाइम पे इट्स ओके इफ यू आर फीलिंग लाइक अ बिट anxious, if you're feeling like you're reading something and आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पहली लाइन 2-3 बार पढ़ रहे हो फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो, बिकॉज लाइक आई सेड इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस, ये हम सबके साथ होता है, ठीक है। सो फॉर दैट मोमेंट जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, लीव दैट पैसेज, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज पढ़ो, वो सबको आंसर करो, सारे पैसेजेस आंसर करो, एंड देन कम बैक टू दिस फर्स्ट पैसेज एंड then just solve it with a calm mind, because वो बाकी का जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको सॉर्ट ऑफ वो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नाउ आई कैन डू दिस। और वो हाँ, और अगर आप शुरू में ही कोशिश करोगे कि ये क्यों नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा, तो वो आगे आता हुआ भी हो सकता है कि आप इसी की वजह से आप और एंशियस हो जाओ और देन आप और अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगो। सो वो नहीं होना चाहिए एग्जाम टाइम पे, राइट। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। सॉल्व करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, देन कम बैक टू दिस वन, देन आंसर दिस वन, ठीक है। सो डू दिस। एंड उसके अलावा ऑल आई हैव टू से इज थोड़ा सा अगर आपके पास प्रायर नॉलेज हो उस टॉपिक के बारे में, कुछ लीगल चीजें जो चल रही हैं हमारे कंट्री में,
उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा प्रायर नॉलेज हो तो इट डेफिनेटली सेव्स योर टाइम, बट अगर नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, बस वही जो मैंने कहा, पैसेज पढ़ो, ब्रेक इट डाउन, उसको ब्रेक इट डाउन करो सब टॉपिक्स में, सॉर्ट ऑफ नोट्स बनाओ, उसके नोट्स इन द सेंस की वही जो मैंने कहा अंडरलाइन कर करके, वो आपको बस देख के समझ में आना चाहिए कि वो पैसेज क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सो डू दिस एंड that's it guys, just smile and be confident, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करो, कितने मार्क्स में आ रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब मत सोचो, ठीक है। अब बस ये है कि जो मेरा 23rd जुलाई है उस दिन जो है आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, ये मेरा मिशन है एंड दैट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। सो जस्ट स्माइल एंड बी कॉन्फिडेंट, टेक अ डीप breath and you got this guys, you've got this, and we are right here to help you out with any problem जो आप face कर रहे हो, so just don't think about it, you're not in this alone, we all are in this together and we will conquer this, so don't worry at all and good luck guys. So just smile and be confident and all the best with your exams ahead, and that is it from my side guys. So thank you so much for watching this video, please like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना अनअकैडमी लॉ को अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो, and that's it, see you soon, bye bye.